गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रोज की तरह हम लोग आज भी जनरल स्टडी के समान अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से पर डे हम लोग कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी, तो ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं कि क्या इसका आंसर होगा, ताकि आगामी आने वाली जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं उसमें काफी आपको हेल्पफुल हो सके। तो ये पीसीएस पीसीएस के साथ आरओ एआरओ का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, पीसीएस है, आरओ एआरओ है, ठीक है, आरओ एआरओ मेंस में जो जनरल स्टडी पूछी जाती है। और इसके अलावा आपने अभी फॉर्म भरा होगा, एलटी ग्रेड भरा होगा, सुपर टेट भरा होगा, ठीक है, जीआईसी का फॉर्म भरा है, तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपर लेवल पे एसआई वगैरह का फॉर्म भरते हैं। तो मतलब जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरल स्टडी कि ये सभी एग्जामों में कॉमन होता है लगभग। केवल क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो सके और आप लोगों को काफी फायदा मिल सके। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम लेना चाहते हैं हम, सबका समय इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग समय निकाल के वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को समय से मिलती रहे। तो चलिए, ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। कारण क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? पुट के माध्यम से आंसर देना है। ए ऑप्शन दे रहा है कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण क्या है? कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। कारण क्या है? कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। बी क्या कह रहा है? कथन और कारण दोनों सही हैं, जबकि कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी है कारण सही परंतु कथन गलत, सॉरी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? आपका कथन गलत है और कारण सही है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? आप लोग भी दे सकते हैं, कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है ब्रिटिश के राजा से भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जी महोदय जी का, इनका क्या होता है? इनका चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। एक भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। और जो ब्रिटिश का राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन का राष्ट्रपति होता है, ये ब्रिटेन का जो राजा होता है, ये क्या होता है? वंशानुगत होता है, वंश के आधार पर होता है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। जबकि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, ठीक है। भारत का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जबकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, ये वहां की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये नाम मात्र के होते हैं। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कथन सही और कारण क्या है? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस
1 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें जो कार्य संघ की कार्यपालिका है उसकी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर समाहित है या निहित है? अनुच्छेद 51, 52, 53 या 54। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, 52 किससे संबंधित है, ठीक है, 53 और 54 की बात करें तो इसका अगर सही उत्तर देखें हम तो जो राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है ये आर्टिकल 53 कहता है, जबकि आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, ठीक है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो ये क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है, कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद वहीं पे 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति जी के निर्वाचन से संबंधित है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन क्या कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत की राष्ट्रपति में निहित हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल किसके थ्रू, 53 के थ्रू, ठीक है। और कारण क्या कह रहा है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सरकार की व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये क्या कह रहा है, कारण कह रहा है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। और बी क्या कह रहा है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं किंतु कारण कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कथन सत्य है परंतु कारण गलत है। और बी ऑप्शन कह रहा है कारण सही कथन सही है परंतु कारण गलत, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इस तरीके से अगर देखें तो कथन कारण ध्यान रखिएगा दोनों सही हैं, क्योंकि कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं और कार्यपालिका की शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने में, ठीक है, सरकार का व्यवसाय चलाने में, कानूनों को लागू करने में, नीतियों को तैयार करने में, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कार्यपालिका की शक्ति है उसी के माध्यम से सरकार क्या करती है, नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती है और जितने व्यवसाय होते हैं उसको बनाती है, कानून को लागू करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा, बी इसका द राइट आंसर होगा। क्या होगा, कथन कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। कूट में आंसर देना है 1 2 या 1 2 3 या 1 एवं 3 या 1 3 4। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनमें राज्यसभा, लोकसभा और जितनी भी विधानसभाएं हैं इन सब के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कैसे सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं या फिर चुने हुए सदस्य होते हैं। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। विधान परिषद की बात नहीं की गई है, उच्च सदन की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो जो विधान परिषद है ये गलत होगा आपका, तो 1 2 3 इसका सही उत्तर सी हो जाएगा भाई,
सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता, या उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो ध्यान रखिएगा, निम्न सदन का अगर सदस्य होगा तब तो मतदान कर सकता है क्योंकि वो विधानसभा से है, लेकिन उच्च सदन का हो तो वो नहीं कर सकता है मतदान। तो ये पात्र कब नहीं होंगे? जब वे राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य होंगे, तब ये राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये उच्च सदन का मतलब है विधान परिषद, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ना? ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे तैयार करवाया है कि सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, सभी विद्यार्थियों के लिए क्या हो, ये हेल्पफुल हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं होती है? 35 वर्ष की आयु हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है कि उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और पागल दिवालिया ना हो। तो ये तमाम सारी कैटेगरीज है, लेकिन पढ़ा लिखा संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, ये भी नहीं कहा गया है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्वेश्चन पूछता है जिसे भी देश का नागरिक हो, ये तो सही है, लेकिन यही पे कहा कि भारत में जन्मा हो, तो ये भी नहीं कहा गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है या पात्र होता है? जो भारत का राष्ट्रपति है ये चुनाव के लिए कितनी बार पात्र हो सकता है? ध्यान रखिएगा आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 57 में। तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है, उसके तहत राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनर्निर्वाचित हो सकता है। जितनी बार उसका बहुमत सिद्ध होगा उतनी बार राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव है उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसको सौंपा जा सकता है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामले होते हैं, कोई भी विवाद होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहाँ पे जाता है? तो ये कहाँ जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आता है। अनुच्छेद 71 के तहत जो है जो विवाद होता है आर्टिकल 71 के थ्रू, ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं?
लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ध्यान रखिएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, ठीक है, या अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति जी को करते हैं, ठीक है। किसको करते हैं? आर्टिकल 56 के तहत, आर्टिकल 56 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये अपना त्याग पत्र किसको? उपराष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? ध्यान रखिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन छूटने ना पाए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा या अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये अनुच्छेद 61 के द्वारा क्या है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अगर वहीं पे हम बात करें अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, 75 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 76 ये तीनों आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 375 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद तो 356 है, ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, तो वो लगता है अनुच्छेद 356, 356, ठीक है, 360 और 352 ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 356 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित, और जबकि अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबको पता है, ठीक है, तो ये भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का जो महान्यायवादी है वो आर्टिकल 76 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व या कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 दिन। ध्यान रखिएगा जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको 14 दिन सूचना के बाद ही उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है, और जो जितने सदस्य हैं, ठीक है, कुल सदस्यों का जो कम से कम एक चौथाई, कम से कम एक चौथाई जितने सदस्य हैं किसमें, लोकसभा में या संसद के जितने भी सदस्य हैं, कम से कम एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, और सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, और ये 14 दिन पहले इनको सूचना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं, तो उस स्थिति में इस पद को कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है उस समय, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो इस पद को संभालेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश वो इस पद को संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा या राज्यसभापति के द्वारा? ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा ये आर्टिकल 108 के तहत ये प्रावधान किया गया है। 108 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक है ना कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। जबकि उन दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। ये किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 118 के तहत करता है भाई। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आश्रय, राष्ट्रपति का निर्देशन, राष्ट्रपति का विवेक या राष्ट्रपति की सहमति? तो ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति का इंटेंशन होता है यानी राष्ट्रपति का आशय होता है। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आहूत करना राष्ट्रपति का आशय होता है या फिर राष्ट्रपति का इंटेंशन होता है, इंटेंशन ऑफ राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? वह संसद का एक संघटक भाग है। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है कि जो संसद बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही बनती है। वह दोनों सदनों के में चर्चा में भाग ले सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है कि वो दोनों सदनों के चर्चा में भाग ले सकता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करता है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे सही नहीं है कि वह जो दोनों सदन है उसकी चर्चा में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। ठीक है, दोनों सदनों का भाग होता है लेकिन इसकी चर्चा में भाग नहीं लेता है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत कराता है, जबकि वो किन्हीं भी परिस्थितियों में जो अध्यादेश जारी करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 के तहत करता है। किसके तहत करता है? अनुच्छेद 123 के तहत करता है। ये सारे आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं से ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, 109 या फिर 111? तो ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 63 है, 63 वो किससे संबंधित है पहले जानेंगे। जो अनुच्छेद 63 है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो आप देखेंगे 108 ये तो होगा नहीं, 63 और 108 किसकी होती है? ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 109 ये धन विधेयक से संबंधित है। और अनुच्छेद 111 आपका सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति किसी भी बिल की स्वीकृति को, ठीक है, किसी भी पारित बिल को अपने पास रोक सकता है
या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसका कोई समय सीमा नहीं होता है, कितने दिन के लिए रोकेगा, कितने दिन के लिए नहीं रोकेगा, वो राष्ट्रपति के स्वविवेक पे डिपेंड करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है? कौन सा ऐसा विषय है जिसपे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेने के लिए आवश्यक नहीं होता है? ध्यान में रखिएगा। राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, या लोकसभा को भंग करना, या फिर संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। तो ध्यान रखिएगा, जो विधेयक होता है, अभी हमने पढ़ा है, जो विधेयक होता है अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो उसे रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विधेयकों पर स्वीकृति के लिए ये राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अभी हमने पढ़ा है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी आर्टिकल 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। जबकि वहीं पे अनुच्छेद 360 क्या है? अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 200 की बात करेंगे, अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडलों में जो पारित विधेयक होते हैं, ठीक है, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। और वहीं पे आपका आर्टिकल 356 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो ध्यान रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय का भी राष्ट्रपति जी की तरह चुनाव होता है। ठीक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। बाकी इन सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यानी राज्यपाल का जो कार्य है वो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के थ्रू कर सकता है? 160, 162, 165 या फिर 310। कौन सा ऐसा आर्टिकल है? ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है वो अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। किसके थ्रू? अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति महोदय इनके कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है ना? इसमें क्या है? राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है। जबकि अनुच्छेद 165 देखेंगे, अनुच्छेद 165 क्या है, किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 165 है, राज्य में जो महाधिवक्ता होता है, अनुच्छेद 76 और 165 दोनों ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 76 के थ्रू क्या होता है? भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 165 है ना, राज्य का महाधिवक्ता। तो किसमें संबंधित है? ये राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 310 किससे संबंधित है? प्रसाद पर्यंत सिद्धांत, यानी आनंद का सिद्धांत, है ना? क्या है? प्रसाद पर्यंत सिद्धांत। चलिए,
सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? कौन सा ऐसा है कि जो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यान यानी अध्यादेश जारी करना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद और क्षमादान करना। तो इसमें से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो संसदों को, है ना, यहाँ पे है संसद को संदेश भेजना, भाई केवल संसद लिखा हुआ है, संसद को संदेश भेजना। ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसका पूरा आंसर सही है ये कि संसद को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है या इनमें से कोई नहीं? तो जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, क्षमादान, दंडादेश, लघु परिहार या लघुकरण, इन सब का क्या है? एक न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह किनको संसद के पटल पर रखवाएगा, है ना? किसको किसको संसद के पटल पर रखवाएगा? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। किसको संसद की पटल पर रखवाता है? कौन? राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति है वो संघ वित्त आयोग की सिफारिश को रखवाता है। दूसरा रखवाता है, अभी जो लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन है इसको नहीं रखवाता है। बाकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को पटल पे रखवाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई 1, 3, 4। तो बने रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसी ऐसे ही मेरे साथ, ठीक है? बड़ा हौसला बढ़ता है जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है भाई? कौन किसी क्षेत्र को यानी फिजिकल एरिया को कौन संवैधानिक अधिकार देके अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? राज्यपाल को यह अधिकार है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति जी को? तो ध्यान रखिएगा, इसका अधिकार किसको होता है? ये राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। इसीलिए राष्ट्रपति क्या है? एक नाम मात्र का, कार्यपालिका का एक नाम मात्र का जो है प्रधान होता है। तो कौन करता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जैसा अभिभाषण तैयार करेगा वैसा राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, कहेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं
कौन होता है भाई? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा और विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, या राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और जितनी भी भारत में विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? जो 2022 में उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें कितने सदस्य शामिल थे उनके निर्वाचक मंडल में? 798, 788, है ना, 52, 85, यानी 5285 और 250। तो 5285 तो ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा क्योंकि इतने मेंबर नहीं है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 788 सदस्य थे। कितने सदस्य थे विद्यार्थियों? तो 788 सदस्य। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसमें जो 788 सदस्य थे, इसमें क्या था, ध्यान रखिएगा, 233 सदस्य वो राज्यसभा से, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें निर्वाचित मनोनीत सभी होंगे और 12 सदस्य राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। जबकि 545 सदस्य, 45 सदस्य लोकसभा से थे। तो इस तरीके से कुल सदस्यों की संख्या की बात करें या कुल कितने निर्वाचक मंडल में सदस्य थे, तो 788 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है, क्या सही है इसमें, क्या गलत है, ठीक है। जो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इनके बारे में क्या क्या सही है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होते हैं। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होता है, ठीक है, सब अनौपचारिक होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में ये चारों चीजें सही दी हुई हैं, ठीक है। इनमें पदधारी भी होते हैं, द्वितीय प्रतिष्ठित पदधारी होते हैं, इनका कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, जबकि उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, और राष्ट्रपति अगर नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है या अपदस्थीकरण हो गया है, तो वो राष्ट्रपति के रूप में स्वयं काम करते हैं। तो ये सभी सही है, चारों सही हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है? जो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय हैं, किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है?
ठीक है, या हटाया जा सकता है, तो राज्य परिषद के, ठीक है, राज्य परिषद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, या फिर मंत्री परिषद के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनको किसके द्वारा, किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है, तो राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। किसके परिषद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है? राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा है कि जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय थे जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, उनको किसी के द्वारा हटाया नहीं गया था, उन्होंने अपने आप इस्तीफा दे दिया था, स्वास्थ्य का रीजन दिया था उन्होंने कि स्वास्थ्य सही नहीं है। अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली भारत का उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है, कौन बना है उपराष्ट्रपति? ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करिए।